क्या आप भी जानना चाहते हैं कि अगर आपने अटक पेट्रोलियम लिमिटेड में 2010 में सिर्फ 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की होती तो आपको ये कंपनी हर साल कितना डिविडेंड देती, कितना बोनस देती, आपका टोटल कैपिटल गेन कितना होता आज के दिन, टोटल डिविडेंड कितना होता, टोटल एनुअलाइज रिटर्न कितना बनता, टैक्स कितना करता और डॉलर में आपका कितना रिटर्न बनता। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी इस वीडियो में। शुरू करते हैं जी। तो एपीएल की हम केस स्टडी करेंगे जिसमें हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे 2010 में जनवरी के महीने में। उस वक्त इसकी प्राइस है जी 358 और शेयर हमें मिलते हैं 279। ठीक है जी। तो फिर हम देखते हैं कि हर साल ये कंपनी हमें क्या कुछ देती है और फिर हम बात करेंगे फाइनल रिटर्न समरी की। तो 2010 में ये कंपनी एक बोनस अनाउंस करती है और एक डिविडेंड देती है। डिविडेंड हमें मिलता है 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से जिसकी वैल्यू बनती है 2790 रुपये। बोनस के बाद हमारे शेयर बढ़कर हो जाते हैं 334। तो 2011 में ये कंपनी हमें दो डिविडेंड देती है 11.5 रुपये पर शेयर के हिसाब से और 30 रुपये पर शेयर के हिसाब से जिसकी वैल्यु बनती है 3850 और 10,000 रुपया जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2012 में भी ये कंपनी हमें दो डिविडेंड देती है 17.5 रुपये पर शेयर के हिसाब से और 32.5 रुपये पर शेयर के हिसाब से जिसकी वैल्यू बनती है 5800 रुपया और तकरीबन 10,000 रुपया जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2013 में ये कंपनी हमें एक बोनस देती है और एक डिविडेंड देती है। डिविडेंड मिलता है 45 रुपये पर शेयर के हिसाब से जिसकी वैल्यू बनती है 15,000 रुपये जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं और बोनस के बाद हमारे शेयर बढ़कर हो जाते हैं 401। ठीक है जी। ये डेट है जिस डेट को हमें बोनस या डिविडेंड मिलता है। ठीक है जी। पे आउट की डेट है जी। 2013 में हमें एक और डिविडेंड भी मिलता है। ठीक है। 2013 में सॉरी 1 और 2 दो ही हैं। 2014 में ये कंपनी हमें दो डिविडेंड देती है 17.5 रुपये और 30 रुपये पर शेयर के हिसाब से जिसकी वैल्यू बनती है 7,000 रुपया और 12,000 रुपया जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2015 में चलते हैं तो 2015 में भी ये कंपनी हमें दो डिविडेंड देती है 12.5 रुपये और 22 रुपये पर शेयर के हिसाब से जिसकी वैल्यू बनती है 5,000 रुपया और 8,800 जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2016 में चलते हैं तो 2016 में ये कंपनी हमें 15 रुपये और 25 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है जिसकी वैल्यू बनती है 6,000 रुपया और 10,000 रुपया जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2017 में भी ये कंपनी हमें दो डिविडेंड देती है 15 रुपये पर शेयर के हिसाब से और 27.5 रुपये पर शेयर के हिसाब से जिसकी वैल्यू बनती है 6,000 रुपया और 11,000 रुपया जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2018 में ये कंपनी हमें दो डिविडेंड देती है और एक बोनस देती है। डिविडेंड हमें मिलता है 15 रुपये पर शेयर के हिसाब से और 25 रुपये पर शेयर के हिसाब से जिसकी वैल्यू 10,000 और 6,000 बनती है जो कि हम पूरे साल में डिविडेंड की मद में लेते हैं और बोनस के बाद हमारे शेयर बढ़कर हो जाते हैं 482। 2019 में ये कंपनी हमें अगेन दो डिविडेंड देती है 10 रुपये का और फिर 10 रुपये का पर शेयर के हिसाब से जिसकी वैल्यू बनती है 4800 रुपया और 4800 रुपया जो कि हम पूरे साल में डिविडेंड की मद में लेते हैं। 2020 में भी ये कंपनी हमें दो डिविडेंड देती है 5 रुपये का और 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से जिसकी वैल्यू बनती है 2400 रुपया और 1900 रुपया जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 21 में चलते हैं तो 21 में भी ये कंपनी हमें 2.5 रुपीज़ और 24.5 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है जिसकी वैल्यू बनती है 11,000 रुपया और 1,205 रुपये जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2022 में चलते हैं तो 2022 में ये कंपनी हमें दो डिविडेंड देती है 15 रुपये का और 30 रुपये पर शेयर के हिसाब से और एक बोनस देती है। बोनस के बाद शेयर बढ़कर हो जाते हैं 602 और डिविडेंड की मद में हमें जो रकम मिलती है वो 14,000 रुपया और 7,200 जो कि हम तकरीबन 7,200 रुपये होते हैं जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2023 की बात करें तो इसमें भी हमें दो डिविडेंड मिलते हैं 12.5 और 15 रुपये पर शेयर के हिसाब से जिसकी वैल्यू 9,000 रुपया बनती है और 7,500 रुपया बनती है जो कि हम डिविडेंड की मद में बैंक अकाउंट में रिसीव कर लेते हैं क्योंकि पाकिस्तान में जो डिविडेंड होता है वो बैंक अकाउंट में जाता है डायरेक्टली। 2024 की बात करें तो 2024 में 10 रुपये और 17.5 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिलता है जिसकी वैल्यू बनती है 10,000 रुपया और 6,000 रुपया जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2025 में भी ये कंपनी हमें दो डिविडेंड देती है 12.5 रुपये और 13 रुपये पर शेयर के हिसाब से जिसकी वैल्यू बनती है 7,800 रुपया और 7,500 रुपया जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा कि 2010 से लेके 2026 तक किस तरह इस कंपनी ने हमें हर साल तकरीबन हर साल ये कंपनी हमें दो डिविडेंड देती रही है और बोनस हमें कुछ सालों में मिला कुछ सालों में नहीं मिला।
तो रिटर्न समरी की बात करते हैं जनवरी 2010 से लेकर 14 मार्च 2026 तक। तो शेयर हमारे पास आ गए जी 602 टोटल। ये देखिए 602 है टोटल शेयर हमारे पास। प्राइस है 14 मार्च वाले दिन 536। आज तक ये वीडियो जब पहुंचेगी तो हो सकता है ये प्राइस थोड़ी चेंज हो जाए, ठीक है, क्योंकि ये प्राइस जो है एवरी डे चेंज होती है। 14 मार्च को मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 14 मार्च को इसकी प्राइस है 536। तो इसकी वैल्यू बनती है 3,23,000 रुपया। कास्ट हमारी कितनी है? ये सिर्फ 1 लाख रुपया, क्योंकि हमने जनवरी 2010 में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया तो 1 लाख हमारी कॉस्ट आ गई। अनरियलाइज प्रॉफिट अगर हम इसे आज सेल करते हैं तो 2,23,000 रुपये का हमें प्रॉफिट हो जाएगा। डिविडेंड हमने आज तक जो रिसीव किया है वो 2,27,000 रुपये का किया है। तो टोटल हमारे पास गेन आ गया जी डिविडेंड प्लस अनरियलाइज प्रॉफिट, तो ये बना है 4,50,000 रुपया। एनुअलाइज रिटर्न की बात करें XIRR तो ये बनता है 17.30%। इसी की बेस पे आप सेम सेक्टर की दूसरी कंपनियों के साथ या दूसरे सेक्टर की कंपनियों के साथ या दूसरी एसेट क्लास के साथ इस शेयर को कंपेयर कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं जी टैक्स की। तो डिविडेंड हमने ले लिया 2,27,000 रुपये का, ये देखे टोटल। तो इस पर हमने 15% टैक्स भी देना है। तो टैक्स हमारा इतना कट गया 34,000 रुपये, और आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बनेगी 1,93,000 रुपया। तो कैपिटल गेन हमने ले लिया 2,23,000 रुपये का। अगर हम इसे आज सेल करते हैं तो इस पर भी हमारा टैक्स कटेगा जो कि बनता है तकरीबन 33,000 रुपया, और आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बनेगी 1,99,000 रुपया। और टोटल हमारा ग्रास में आ गया 4,50,000 रुपये का प्रॉफिट। 67,000 रुपया हमारा टैक्स में कट गया, और तकरीबन 3,83,000 रुपया हमारा नेट में गेन आ गया। यहाँ आपने एक बात जहन में रखनी है कि ये जो डिविडेंड पे टैक्स है ये हमारा हर साल कटेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ मैंने सिर्फ कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए, आपको समझाने के लिए बताया कि इन तमाम सालों में 15-16 सालों में हमारा जो टैक्स कटेगा वो टोटल इतना कटेगा, लेकिन ये कटेगा हर साल, ठीक है। और दूसरे नंबर पे ये मैंने CDC की फ़ीस, NCCPL की फ़ीस, ब्रोकर का कमीशन और कोई भी थोड़ा बहुत टैक्स हो वो ऐड नहीं किया, उसकी भी थोड़ी बहुत अमाउंट बनती है। तो दूसरे नंबर पे ये जो डिविडेंड है इस पे ये टैक्स 15% ही होता है तकरीबन, लेकिन ये कम या ज़्यादा भी हो सकता है, हर साल डिपेंड करता है FBR की क्या पॉलिसी है। कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म में ज़ीरो भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपने किस साल शेयर को बाय किया और उस साल FBR की क्या पॉलिसी थी। ये भी कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन यूजली ये 15% ही होता है, ठीक है जी। लॉन्ग टर्म में हो सकता है ये ज़ीरो भी हो जाए। आगे बात करते हैं इन्फ्लेशन की। तो मैंने इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं किया क्योंकि हम पास की बात कर रहे हैं। अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे तो इन्फ्लेशन को ज़रूर एडजस्ट करेंगे। अभी हम बात करते हैं डॉलर में रिटर्न की। तो शेयर हमारे पास आगे 602, प्राइस है इसकी 536, 14 मार्च 2026 को। वैल्यू सी बन रही है $1157। कास्ट हमारी कितनी है? ये $1183, यानी 1 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट किया जनवरी 2010 को। तो जनवरी 2010 को हमने 1 लाख को कन्वर्ट किया डॉलर में, तो ये बने $1183। उस वक्त जो भी डॉलर की प्राइस थी उसको हमने कन्वर्ट कर लिया। आगे हम बात करेंगे अनरियलाइज प्रॉफिट डॉलर टर्म में, ये लॉस में जा रहा है -$26 का। डिविडेंड हमने ले लिया आज तक 1724 डॉलर का। ये हमने कैसे कैलकुलेट किया? हर साल हमें जो भी डिविडेंड मिलता था पाकिस्तानी रुपीज़ में उसको हमने कन्वर्ट कर लिया डॉलर टर्म में उस डेट के हिसाब से कि जो भी डॉलर की वैल्यू बनती थी, और फिर हमने तमाम डिविडेंड को डॉलर टर्म में जमा कर लिया और यहाँ पे हमने टोटल लिख लिया। तो टोटल गेन हमारे पास आ गया $1698 का। तो एनुअलाइज रिटर्न बना हमारा 10.30%। तो ये था जी पाकिस्तानी रुपीज़ में 17.30, डॉलर टर्म में 10.30। तो केस स्टडी करने का बेसिक पर्पज़ यही होता है कि हमें ये पता चल सके कि पास में इस कंपनी ने कैसी परफॉर्मेंस दी है, और अगर हम इसको फ्यूचर में लेके चलें तो फ्यूचर में ये कंपनी हमें कैसी परफॉर्मेंस देगी। अगर इसके पे आउट, इसकी प्राइस जो है वो प्राइस गेन सेम टाइप का ही रहता है तो हमें फ्यूचर में भी इससे मिलता जुलता रिटर्न ही मिलेगा अगले 15 सालों में, 20 सालों में, ठीक है। और अगर इसकी प्राइस का गेन इतना ज़्यादा नहीं होता, डिविडेंड भी पे आउट भी अच्छा नहीं होता, तो ऑफ कोर्स इसका टोटल गेन कम ही होगा इससे। अगर इससे मिलता जुलता ये रिटर्न हमें आगे भी मिलता है 15 सालों में, प्राइस के गेन जो है वो भी सेम ही रहता है, तो हमें भी इससे मिलता जुलता रिटर्न ही मिलेगा। तो ये थी जी केस स्टडी अटक पेट्रोलियम लिमिटेड की, जिसमें हमने ये सारी चीज़ें जो हैं वो कवर अप की हैं। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।